स्टूडेंट्स। सो आईआईटी में जो नॉन फैकल्टी एग्जामिनेशन होती है, नॉन फैकल्टी एग्जामिनेशन, उसके जितनी भी पोस्ट है उनमें एक टॉपिक जो सबसे ज्यादा कॉमन होगा वो है आईआईटी एक्ट 1961। ठीक है, हम इसको पूरे को कवर करेंगे एंड इसमें से 22% क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम हियर इटसेल्फ। ठीक है, इस टॉपिक से पूछे जाएंगे। हम इसमें सारे टॉपिक को कवर किए हैं एकदम सिंप्लीफिकेशन के साथ में, और हम इसको एक्टिव रिकॉलिंग लर्निंग के थ्रू पढ़ेंगे। इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम कंसेप्ट थ्योरी को पढ़ेंगे, उसके बाद में हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ओके, सो इस चैप्टर में जाने से पहले वी हैव टू डिस्कस फ्यू कंसेप्चुअल पॉइंट्स। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, लीजिए डिफरेंट डिफरेंट आईआईटीज है। लाइक ये आईआईटी कानपुर मान लीजिए, या आईआईटी बॉम्बे मान लीजिए, या आईआईटी खड़गपुर मान लीजिए, या आईआईटी भुवनेश्वर मान लीजिए। ये जितनी भी आईआईटीज है, ये आईआईटीज को रूल्स एंड रेगुलेशन करने के लिए एक नेशनल लेवल पे कोई ना कोई बॉडी होती होगी, जहाँ पे चेयरमैन भी बैठते होंगे, उसके साथ में अदर मेंबर्स बैठते होंगे। ठीक है, तो इसको काउंसिल बोलते हैं। ये इंडिया की जितनी भी आईआईटीज है, इनके डिसीजन मेकिंग करने में, फंड देने में, ये सब में काम आता है। ठीक है, काउंसिल क्या होता है वी विल डिस्कस लेटर। अभी हमको सिर्फ कंसेप्ट बिल्ड करना है। अब जैसे मान लीजिए आईआईटी कानपुर लेते हैं। अब इस आईआईटी कानपुर के अंदर भी तो कुछ डिसीजन मेकिंग बॉडी होती होगी, जिसको बोर्ड ऑफ गवर्नर बोलते हैं। ठीक, ये मान ली। अब देखिए जी, ये काउंसिल होता है ना, उसके अंडर काफी बोर्ड ऑफ गवर्नर होते होंगे। मान लीजिए हर एक इंस्टीट्यूट के अलग अलग बोर्ड ऑफ गवर्नर होते होंगे। इस बोर्ड ऑफ गवर्नर में से पहले यहाँ पे एक चेयरमैन आता है, वो जो कि हर एक इंस्टीट्यूट के लिए डिफरेंट होगा, एंड डायरेक्टर भी होता है। ठीक है, और रजिस्ट्रार भी होता है। ये क्या होते हैं, चेयरमैन, डायरेक्टर, रजिस्ट्रार, वी विल डिस्कस लेटर। और इस बोर्ड ऑफ गवर्नर में काफी अलग अलग मेंबर्स होते हैं। लाइक चेयरमैन हो गया, रजिस्ट्रार भी हो गया, इसमें प्रोफेसर भी हो गए, अदर नॉन फैकल्टी मेंबर हो गए, जो कि कोई भी आईआईटी को चलाने के लिए क्या होंगे, डिसीजन पैनल होता होगा। ठीक है, आपको सिर्फ अभी समझना है कि इनकी रैंकिंग किस तरफ से होती है। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है विजिटर। विजिटर कौन होता है, ये होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे राष्ट्रपति साहब द्रौपदी मुर्मू जी। अब ये जो विजिटर है, इनके इशारे पे ही पूरे इंडिया के इंस्टीट्यूट चलती है। लाइक आईआईटी का ये जो बड़ा काउंसिल है नेशनल लेवल पे, इनमें भी है। ठीक है, अब इसको जानने से पहले एक और कंसेप्ट के बारे में मैं डिस्कस कर देता हूँ, दैट इज गैजेट। देखिए, हमारे इंडिया में आपको सबको पता है लोकसभा एंड राज्यसभा है। मान लीजिए हमारे इंडिया में कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने हैं, और उसके लिए आपने एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया जिसको बिल कहते हैं। क्या कहते हैं, बिल कहते हैं। ये बिल लोकसभा और राज्यसभा में किसी भी हाउस में प्रपोज हो सकता है। ठीक है, उसके बाद लोकसभा राज्यसभा से ये यहाँ पे इस बिल को वोटिंग होंगे। वोटिंग होने के बाद में ये किसके पास जाएंगे, प्रेसिडेंट के पास जाएगा। ठीक है, प्रेसिडेंट इस पे साइन करेगा, फाइनल साइन, क्योंकि ये सबसे बड़ा अथॉरिटी होता है। जैसे ही प्रेसिडेंट साइन कर दिया और एक्सेप्ट कर लिया, तो ये बिल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा एक्ट में। और एक्ट में जैसे कन्वर्ट हो जाएगा, तो इस बिल में क्या क्या लिखा था, क्या क्या नहीं लिखा है, वो सारी चीज एक जगह पे पब्लिश हो जाएगी, ताकि जनता भी देख सके, लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स भी देख सके। और इसको गैजेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैजेट बोलते हैं। ठीक है, अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, देखो बिल इंट्रोड्यूस किया, राज्यसभा या लोकसभा कहीं से भी, फिर वहां से प्रेसिडेंट के पास में जाएंगे, उसके बाद में ही गैजेट पे पब्लिश होंगे। तो अब इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं, अगर आपको ये समझ आ गया तो। देखिए, इसमें ये बोला गया है, द इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट, ये जो एक्ट है 1961, was published in the Gazette of India on December 20, 1961, and it was approved by the President on December 1961। मैंने पहले बोला था कि पहले ये बिल हुआ होता होगा, लोग काफी मेंबर्स ने ये बिल को प्रपोज किया होगा, बिल प्रपोज होकर लोकसभा राज्यसभा में गया होगा,
मान लीजिए 18 दिसंबर को गया होगा और 19 दिसंबर के दिन हमारे देश के प्रेसिडेंट ने इसको अप्रूव कर दिया गया होगा। एंड देन आफ्टर ये 20 दिसंबर को 1961 में गेजेट में क्या हो गया था, पब्लिश हो गया था कि हमारे देश में ऐसे ऐसे आईआईटीज बनेगी, उसके रूल्स रेगुलेशन। अब देखो उसके अलावा आपको एक और कंसेप्ट समझना है, दैट इज रिलेटेड टू व्हाट। देखो जब इंडिया आजाद हुआ था 1950 मतलब 1947 से, और हम ये लेके चलते 61 से पहले, 1961 से पहले भी हमारे देश में काफी इंजीनियरिंग कॉलेज होती होगी, ठीक है, जिसको टेक्नोलॉजी कॉलेज बोलते हैं। जैसे मान लीजिए इंजीनियरिंग ऑफ रुड़की, जो आईआईटी कानपुर था वो पहले कानपुर यूनिवर्सिटी थी। अब जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी तो कब की चली आ रही है, लगभग 1919 की उस टाइम की चली आ रही है। ये ऑलरेडी इंजीनियरिंग कॉलेज थे इंडिया में, ऐसी बात नहीं कि पहली बार इंट्रोड्यूस हुई थी। लेकिन उसके अलावा एक और थी जिसका नाम ऑलरेडी आईआईटी खड़गपुर था। कौन सी यूनिवर्सिटी? आईआईटी खड़गपुर। ठीक है, इस आईआईटी खड़गपुर को देख के ही आईआईटी एक्ट 1960 बनाया था कि हमारे देश में जितनी भी इंजीनियरिंग कॉलेज है इनको हम नेशनल इंपोर्टेंस देंगे। ठीक है, नेशनल इंपोर्टेंस। अब क्यों नेशनल इंपोर्टेंस देंगे इसको समझो। देखिए पहले क्या होता था कि जितनी भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस थी, इन कॉलेज को या तो कोई कॉर्पोरेट हाउस चलाता था, प्राइवेट, या फिर जिनको सोसाइटी बोलते थे। ठीक है, क्या बोलते थे? सोसाइटी बोलते थे। देखो तो इनको क्या बोलते थे? सोसाइटी बोलते थे या कोई ऑर्गेनाइजेशन बोल देते थे, क्योंकि प्राइवेट हाउस से ये सब चलाते थे। उन्होंने देखा कि जो आईआईटी खड़गपुर है वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, तो इस हिसाब से 1961 का हम एक्ट लाएंगे जिसमें जितनी भी इंजीनियरिंग कॉलेज इंडिया में अवेलेबल है ये नेशनल इंपोर्टेंस के थ्रू आईआईटी कहलाएगी आगे जाके। दे विल बी कॉल्ड एज ए आईआईटी फर्दर। नाउ इस तरह से ये जो नेशनल इंपोर्टेंस इस कॉलेज को मिला, एंड देन इट वाज कॉल्ड एज ए आईआईटी। तो इसमें लिखा हुआ है कि ये कि दिस एक्ट, कौन सा एक्ट? ये जो 1961 वाला एक्ट है, दिस एक्ट डिक्लेयर सर्टेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, काफी ऑलरेडी इंजीनियरिंग कॉलेज थी उनको नेशनल इंपोर्टेंस में डिक्लेयर कर दिया गया, इंक्लूडिंग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर। खड़गपुर ऑलरेडी थी आईआईटी नाम से। आर प्रोवाइड आर प्रोवाइड प्रोविजन रिलेटेड टू दीज इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। जो मैंने आपको समझाया वही क्वेश्चन आएगी कि व्हेन वाज द इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट 1961 पब्लिश्ड इन गेजेट ऑफ इंडिया। देखो आपको याद होना चाहिए जो प्रेसिडेंट ने 19th ऑफ, अगर आप देखो तो दिसंबर को इसको क्या किया था, अप्रूवल किया था, लेकिन पब्लिश कब हुआ था? 20th ऑफ दिसंबर। तो 20 दिसंबर ऑफ 1961 विच इंस्टीट्यूट इज स्पेसिफिकली मेंशनिंग द इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट 1961। तो सबको पता है आईआईटी खड़गपुर जो कि ऑलरेडी थी। इन विच ईयर? क्योंकि ये 1950 में ही बनी थी। ठीक है, और ये एक्ट आया था 1961 में। इसकी जो सक्सेस देख के पूरे इंडिया में जितनी भी इंजीनियरिंग कॉलेज थी उनको आईआईटी कंसिडर कर लिया गया था। इन विच ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया वाज द इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट इनेक्टेड। देखिए 1961 में किया गया था, मतलब 12 साल हो गए थे, 12वें साल में किया गया था, क्योंकि 31 दिसंबर को 12 साल कंप्लीट हो जाते। ठीक है, 1950 आफ्टर रिपब्लिक ऑफ इंडिया के कंसिडरेशन में, तो 12th ईयर। विच मिनिस्ट्री वाज 1950 से काउंट करोगे ना रिपब्लिक की। विच मिनिस्ट्री वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिशिंग द इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट 1961। देखिए उस टाइम पे ये जो एक्ट लाया गया था वो लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा लाया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ लॉज। विच इज द नंबर असाइन टू द इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट 1961? व्हाट इज द नंबर असाइन? ये 59, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 50 नंबर 59 number was the that was assigned to the Institute of Technology Act 1961। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, और यहाँ पे भी मैं प्रोवाइड करवा गया हूँ। दिसंबर 1961 खड़गपुर, 12th ईयर, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड 59। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अब देखिए इस इंस्टीट्यूट में क्या क्या लिखा हुआ है। द सेकंड थिंग इज दैट अगर वी विल कंसिडर इट, सो शॉर्ट टाइटल्स एंड कमेंसमेंट, इसका जो पार्ट 1 है that will be considered as a part 1। इसमें बोला गया है that the this law is called the Institute of Technology Act 1961। ठीक है, जो लॉ ऑफ मिनिस्ट्री ने ये जो लॉ पास किया है इसको 1961 से नाम से इस लॉ से पास किया गया था।
इट विल टेक इफेक्ट ऑन ए डेट डिसाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट जिस दिन डिसाइड करेगी तब से इफेक्ट होगा एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ द लॉ में स्टार्ट ऑन डिफरेंट डेट्स अनाउंस ऑन द ऑफिशियल गैजेट्स। ये जो लॉ था ये जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया उसी दिन से लागू हो जाएगी। और इस लॉ में अलग अलग सेक्शन है, मान लीजिए चैप्टर 1 है जिसमें अलग गवर्नर के बारे में डिस्कस होगा, फिर उसके बाद सीनेट के बारे में डिस्कस होगा। सीनेट क्या होती है, देखिए सीनेट एक हाईएस्ट अपीलेट बॉडी होती है, अपीलेट बॉडी नहीं कह सकते, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। जैसे अमेरिका में अपर हाउस होता है ना, जैसे हमारा इंडिया का राज्यसभा होता है, उसका अपर हाउस को सीनेट बोला जाता है, ठीक है। लाइक लोअर हाउस को कांग्रेस बोला जाता है और अपर हाउस को सीनेट बोला जाता है। तो इनके बारे में डिस्कशन होगा और ये अलग अलग डेट को अलग अलग स्टार्ट होगा, वो की गेजेट में पब्लिश करते जाएंगे। अब नाउ द नेक्स्ट इज डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस। अब नेशनल इंपोर्टेंस में उस टाइम पे जब ये इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट 1961 आया था, तब कुछ इंस्टीट्यूट को डिक्लेयर किया गया था, दैट वाज आईआईटी बॉम्बे, कानपुर एंड मद्रास आर डिक्लेयर इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस ड्यू टू देयर सिग्निफिकेंट ऑर्डर। इनको याद करने के लिए तरीका बता दूं, अगर अगर अभी इंडिया में देखो तो सबसे टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी, आईआईटी बॉम्बे है, ठीक है, क्योंकि तब से चली आ रही है, ठीक। उसके बाद में आईआईटी कानपुर इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इंस्टीट्यूट और मद्रास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे तो बड़ी बड़ी कॉलेज के जैसे एनटी जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आईआईटी जेई की, वो मद्रास में ही पेपर फॉर्म होते मैक्सिमम टाइम, ठीक है। अब इसमें ना कुछ डेफिनेशन दी गई है, किसमें, इस पर्टिकुलर गैजेट में और लॉ में 1961 में। ये डेफिनेशन का मतलब समझना है। अगर कहीं पे भी बोर्ड आए तो क्वेश्चन सीधा आएगा, व्हाट डज मीन बाय बोर्ड इन आईआईटी टेक्नोलॉजी एक्ट 1961 मीन द इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1961। तो उसको आपको समझना है बोर्ड ऑफ गवर्नर, और वो भी किसका, इंस्टीट्यूट का, नॉट ए इंडियन। लास्ट में यहाँ आ जाएगा इंडिया का इंस्टीट्यूट, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा बोर्ड ऑफ गवर्नर ऑफ इंडिया, कि इंडिया के नहीं इंस्टीट्यूट, उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। जैसे आईआईटी बॉम्बे की बात करें तो उस आईआईटी बॉम्बे में भी बोर्ड ऑफ गवर्नर होगा। अगर चेयरमैन की बात करें तो इस बोर्ड ऑफ गवर्नर होगा ना, इसका हेड कौन होगा, चेयरमैन होगा। कभी कभी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, चेयरमैन और डायरेक्टर आर सेम, ठीक है। इनके क्या, इनकी कार्य प्रणाली होगी, ठीक है, वो वी विल डिस्कस लेटर। अब बोल रहा है करस्पॉन्डिंग इंस्टीट्यूट का मतलब क्या हो गया, रिफर्स टू स्पेसिफिक आईआईटी इन बॉम्बे, कानपुर, मद्रास बेस्ड ऑन देयर रेस्पेक्टिव सोसाइटी। देखिए क्वेश्चन सीधा आएगा कि आईआईटी बॉम्बे कहाँ से बना है, तो आप लिखोगे आईआईटी बॉम्बे एंड देन सोसाइटी विल बी देयर। ये सोसाइटीज थी, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को पहले के टाइम पे सोसाइटीज बोली जाती थी। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज में अमूल है, अमूल भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, उस तरह से। तो ये सोसाइटीज, करस्पॉन्डिंग इंस्टीट्यूट विल बी सोसाइटी। काउंसिल की बात करें, काउंसिल स्टेबलाइज्ड अंडर द एक्ट, क्योंकि जब इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट 1961 आया होगा तो काउंसिल भी बना होगा सारी आईआईटी को ऑपरेट करने वाले। तो उस काउंसिल की बात कर रहे हैं जो कि इस एक्ट के अंडर होगा, ना कि आप लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करोगे। अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि जो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1961 के अकॉर्डिंग व्हाट डज मीन बाय द काउंसिल, तो उसमें आपका ऑप्शन आ जाएगा ए लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया, बी मान लीजिए कोऑपरेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया, सी काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट। तो ये काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होगा, ठीक है। डिप्टी डायरेक्टर, मैं पहले बोला था कि इसमें डायरेक्टर एंड चेयरमैन कैन बी सेम, कभी कभी अलग अलग भी होते हैं। तो इस डायरेक्टर के अंदर डिप्टी डायरेक्टर होगा, ठीक है, जिसको डेप्यूटी डायरेक्टर बोलते हैं। डायरेक्टर, द डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट। और ये इंस्टीट्यूट क्या होंगे, ये काउंसिल के नहीं है, ये ध्यान रखना। इंस्टीट्यूट ये यहीं से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। इंस्टीट्यूट का मतलब क्या होगा, कोई भी आईआईटी मेंशन है किसमें, आईआईटी एक 1961 में, चाहे वो आईआईटी खड़गपुर हो, दैट विल बी कॉल्ड इंस्टीट्यूट। रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार क्या होते हैं मैं समझाऊंगा आपको, अगर आपको समझो प्राइवेट कॉलेज से समझो। मान लीजिए एक के आईआईटी यूनिवर्सिटी है भुवनेश्वर में, तो उस केआईटी को जो स्टेबलाइज करने वाला है जिसका फाउंडर था, तो समटाइम फाउंडर, ठीक है, चेयरमैन एंड डायरेक्टर कैन बी सेम। तो वो था अच्युत सामंता, अच्युत सामंता। अच्युत सामंत ने केआईटी
भुवनेश्वर को फाउंड किया था। अब वही इस टाइम पे चेयरमैन है, वही इस टाइम पे डायरेक्टर है, लेकिन उसकी छोटी सिस्टर है जिसका नाम सस्मिता सामंता है, वो रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार का मतलब क्या होता है मैं बताऊं। इस यूनिवर्सिटी में जितने भी जैसे डॉक्यूमेंट्स हो गया या स्टाम्प हो गया, ये वो रजिस्ट्रार के हो गए। फंडिंग से रिलेटेड काम करना, जितने भी अलग अलग मतलब डिपार्टमेंट्स है, जैसे मान लीजिए सिविल इंजीनियरिंग का अलग होगा, कंप्यूटर साइंस का अलग होगा, इनमें डीन को डीन वगैरह ये होंगे, इन सबका मतलब एवोल्यूशन करना, ये सब रजिस्ट्रार का काम होता है। तो रजिस्ट्रार डायरेक्टर के अंडर होते हैं। सीनेट की बात करें, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, सीनेट मींस सीनेट ऑफ इंस्टीट्यूट। इस इंस्टीट्यूट में सीनेट होगा जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से भी अब होगा सोसाइटी। ये इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार क्वेश्चन किया गया है। द रजिस्टर्ड सोसाइटी फॉर आईआईटी बॉम्बे, कानपुर एंड मद्रास अंडर सोसाइटी रेगुलेशन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1861। ये सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि जो आईआईटी बॉम्बे, कानपुर और मद्रास है, वो सोसाइटी से इंस्टीट्यूट में कंसिडर हुआ है। ठीक है, जो सोसाइटी रजिस्टर्ड और कौन से एक्ट से हैं, तो दैट इज सोसाइटी रजिस्टर्ड एक्ट 1860। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसका आप आंसर देने की कोशिश करो। व्हाट इज द शॉर्ट टाइटल ऑफ द एक्ट डिस्कस। तो इसका सबको पता है, क्या इंस्टीट्यूट नेशनल इंपोर्टेंस एक्ट, क्या इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी एक्ट। तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट 1960। Which authority decide the commencement date and Institute of Technology Act 1961? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। मैंने पहले बोला था कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबव कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यहाँ पे साफ लिखा गया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसके एक एक वर्ड पे क्वेश्चन बनते हैं। डेट डिसाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट विल बी आंसर विल बी सेंट्रल गवर्नमेंट। विच आईआईटी आर डिक्लार्ड एज इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस अंडर द एक्ट। मैंने बोला था Bombay, Kanpur, and Madras should be. What does the term board refers to? The Institute of Technology Act 1961. Board of Directors, Board of Governors और Board of Trustees और Central Board of Education। इसका आंसर होगा Board of Governors। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सर, जो हर टॉपिक से पूछे गए, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वेश्चन। दिस सोसाइटी एसोसिएटेड विद आईआईटी कानपुर एज पर एक्ट। देखो, आईआईटी कानपुर हो गया तो आईआईटी कानपुर की सोसाइटी होती होगी। ठीक है, तो क्या आईआईटी कानपुर है? नहीं। क्या इंडियन इंस्टीट्यूट आईआईटी कानपुर फिर सोसाइटी? यस, दैट विल बी द आंसर। कानपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं, आईआईटी कानपुर एंड देन देयर विल बी सोसाइटी। सो ये क्वेश्चन सीधा पूछा गया था और ये मैक्सिमम लड़कों का गलत हुआ था, उन्होंने डायरेक्ट आईआईटी कानपुर ये आंसर ए किया था, लेकिन इसका आंसर होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर। सोसाइटी तो मेंशन करो, बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर सोसाइटी। ठीक है, सो ये क्वेश्चंस थे वी हैव डिस्कस, इनका मैं आंसर यहाँ पे लिख दिया। तो आप आंसर कैन बी सॉल्व बाय यू। आई विल प्रोवाइड दिस पीडीएफ ऑन माय टेलीग्राम चैनल। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, देन लाइक करना है और अपने जितने भी फ्रेंड है उनके साथ शेयर करना है। तो अगर अभी तक इसको लाइक नहीं किया तो प्लीज पहले लाइक करो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो ये मुझे मोटिवेशन देगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी विल स्टडी नेक्स्ट चैप्टर। अब इस चैप्टर में हम पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के बारे में वी विल डिस्कस। तो सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन ऑफ इंस्टीट्यूट्स। इसमें एक एक लाइन पे आपको ध्यान रखना है। ईच आईआईटी मेंशन इन सेक्शन 2, सेक्शन 2 स्टार्ट हो गया, इज रिकॉग्नाइज्ड, ये याद रखना आपको, हर आईआईटी सेक्शन 2 में मेंशन है, इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए कॉर्पोरेट बॉडी विथ परपेचुअल एग्जिस्टेंस एंड कॉमन सील, कि ये हमेशा के लिए होगी एंड एक कॉमन सील के अंडर होगी। इनके रूल्स रेगुलेशन सेम होंगे, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आएगी। These institute can take legal action like suing or being sued under the official name। मान लीजिए कि आईआईटी कानपुर में किसी प्रोफेसर ने ब्राइब लेके किसी बच्चे को एग्जाम में पास कर दिया और अच्छे मार्क्स दे दिए और वो पकड़ा गया करप्शन के मामले में, तो इसकी सुनवाई कहाँ होगी? इसकी सुनवाई आईआईटी कानपुर में ही होगी। ठीक है, आईआईटी कानपुर में होगी।
आईआईटी कानपुर और ये पर्टिकुलर एम्प्लॉई है जो कि फैकल्टी मेंबर है, इनके बीच में डिस्प्यूट होगा। इस डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए हर एक जगह पे एक ट्राइब्यूनल होता है। क्या होता है? ट्राइब्यूनल। अगर जैसे एनवायरमेंट से रिलेटेड डिस्प्यूट होते हैं, देखिए दो चीज होती है, समझ लो, पहले कंसेप्ट क्लियर करो। एक इंडिया में कोर्ट सिस्टम है, ठीक है। ये कोर्ट सिस्टम में आज भी आप देख सकते हो लगभग 2 से 3 करोड़ केस है जो अभी भी पेंडिंग है। इस कोर्ट सिस्टम में जो भी बड़े बड़े, मतलब मान ली सीजीआई है या चीफ जस्टिस है या जस्टिस है, ये बैठे हैं, इनको हर एक डिपार्टमेंट का नॉलेज नहीं होगा। मान लीजिए टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आया, तो टैक्स से रिलेटेड डिसीजन ये नहीं कर सकते ना, तो टैक्स के लिए एक अलग से अथॉरिटी बना देंगी कि आपको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम ट्राइब्यूनल बना देते हैं जिनकी पावर भी एक तरह से कोर्ट की जैसी है, जहाँ पे इनका डिस्प्यूट, टैक्स से रिलेटेड डिस्प्यूट होगा वो हो। मान लीजिए इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट आया, तो हो सकता है कि ये जज इतने इसमें इफिशिएंट ना हो, तो बड़े बड़े जो मिनिस्टर है या फिर सेक्रेटरी है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, उनको इस एक ट्राइब्यूनल बना दिया जाता है। जैसे ग्रीन इन्वायरमेंट जीटी है, ट्राइब्यूनल है, वो बना दिया, जिसमें बड़े बड़े सेक्रेटरी इन्वायरमेंट से स्पेसिफिकली या बड़े बड़े साइंटिस्ट है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, उनको बिठा देंगे और वो लोग डिसीजन लेंगे। तो ये भी एक तरह से क्या होगी, ये अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है। ट्राइब्यूनल का मतलब क्या होता है? अल्टरनेटिव जस्टिस का सॉल्यूशन है, जहाँ पे पूरे रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं किए जाते, एक नेचुरल जस्टिस के थ्रू भी सोल्व कर सकते। तो जैसे आईआईटी कानपुर में इसने चीटिंग करवा दी, तो आपको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक ट्राइब्यूनल होगा जो आईआईटी कानपुर के अंदर, इसके ऊपर स्यूइंग केस लगा सकता है, शूट कर सकता है, या ऑफिशियल नेम के अंडर कर सकता है। ऑफिशियल नेम विल भी, मतलब मान लीजिए यहाँ पे अपॉइंटमेंट करवा दिया कि इस ट्राइब्यूनल में दो एचओडी होंगे अलग अलग डिपार्टमेंट के, ठीक है, और जिस डिपार्टमेंट से ये करप्शन हुआ है उसका एक प्रोफेसर आ जाएगा, वो लोग बैठ के इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। नाउ, तो इस तरह से ये इस इंस्टीट्यूट कानपुर के अंडर ही आएगा ये सब कुछ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, द कॉर्पोरेट बॉडी ऑफ ईच आईआईटी इंक्लूड्स। अब इस कॉर्पोरेट बॉडी में कौन कौन होंगे? चेयरमैन होंगे, डायरेक्टर होंगे एंड अदर बोर्ड मेंबर। एज आई हैव डिस्कस ऑलरेडी कि यहाँ पे बोर्ड ऑफ गवर्नर हो गए, बीओजी, इसमें इसका कोई चेयरमैन बनेगा, क्योंकि भाई कोई तो होना चाहिए ना जो मेन लीड करे। चेयरमैन के साथ में डायरेक्टर भी हो सकता है। मैंने बोला कि चेयरमैन एंड डायरेक्टर कैन बी सेम और डिफरेंट, और अलग अलग मेंबर भी होंगे, अलग अलग एचओडीज होंगे, डीन होंगे, या फिर यू कैन से लाइक प्रोफेसर्स होंगे। तो इस बोर्ड ऑफ गवर्नर में, जो कि ये डिसीजन मेकिंग बॉडी है, ठीक है। तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ इंस्टीट्यूट में क्या क्या हो गया? इनकॉर्पोरेशन ऑफ इंस्टीट्यूट में सारी कॉर्पोरेट बॉडी होगी, ठीक है। उसके लिए, उसके अलावा कॉर्पोरेट बॉडी में कौन कौन होंगे? चेयरमैन, डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ मेंबर। ये यू नीड टू रिमेंबर दिस, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, जो 2022 में आईआईटी की एग्जाम लगी थी नॉन फैकल्टी में। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस, सेकंड पॉइंट इज गिवन इफेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशंस। नाउ फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ दिस एक्ट, अब इसमें क्या क्या लिखा गया है? इसमें साफ साफ लिखा गया है आईटी एक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1961 में कि एनी मेंशन ऑफ सोसाइटी इन लॉज और कॉन्ट्रैक्ट नाउ रिफर्स टू द करस्पेंडिंग आईआईटीज। देखिए, जो भी, मान लीजिए हम बात कर रहे हैं कि आईआईटी रुड़की की बात कर रहे हैं, आईआईटी रुड़की तो पहले से थी, ठीक है, रुड़की तो पहले से थी, इसमें कुछ भी लॉज होंगे पहले भी, ठीक, या फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा कि ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट एक कंपनी के साथ करके रखे, या ये किसी सोसाइटी से जुड़ी हुई है, तो ये पहले भी जुड़ी हुई थी और आज भी जुड़ी हुई है। लेकिन आज इसका जो कनेक्शन हो जाएगा, ये आईआईटी रुड़की से हो जाएगा। पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ रुड़की। तो एक उस पर्टिकुलर, इसमें कोई भी सोसाइटी और यू कैन से लाइक कॉन्ट्रैक्ट लॉज, ये करस्पेंडिंग आईआईटी से रिलेटेड हो रहे हैं। ऑल प्रॉपर्टी ऑफ सोसाइटी इज ट्रांसफर टू द रेस्पेक्टिव आईआईटी। पहले ये आईआईटी रुड़की की प्रॉपर्टी नहीं थी, जो भी बिल्डिंग्स थी, ये पहले इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ रुड़की की प्रॉपर्टी थी। अब दैट विल बी ट्रांसफर टू द आईआईटी रुड़की के अंडर आ जाएगी। ऑल राइट एंड लाइबिलिटीज ऑफ द सोसाइटी आर नाउ आईआईटीज। तो आपको ये याद रखना है, अगर क्वेश्चन में पूछा गया कि जो आईआईटी की प्रॉपर्टी है, ठीक है, मान लीजिए जो आईआईटी की प्रॉपर्टी है, क्या वो
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी है, नहीं, वो रेस्पेक्टिव आईआईटी बोलेंगे कि जितनी भी राइट्स एंड लाइबिलिटीज है वो किसी कॉर्पोरेट हाउस की नहीं, वो आईआईटीज की ही है। कोई भी एम्प्लॉइज ऑफ द सोसाइटी बिफोर द एक्ट आर रिटेन्ड बाय द आईआईटी। देखिए, जब ये आईआईटी रुड़की बनी, उससे पहले भी इसमें एम्प्लॉय तो काम कर रहे होंगे। मान लीजिए कोई एम्प्लॉय 1960 में वर्क कर रहा है इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ रुड़की में, अब 1961 में ये क्या बन गई, मान लीजिए आईआईटी बन गई। इसमें जो भी एम्प्लॉयज थे, ठीक है, तो पहले भी एज प्रोफेसर काम कर रहे थे, अभी भी प्रोफेसर काम कर रहे हैं, कुछ हटा दिए गए होंगे, कुछ रिटेन किए होंगे, तो उनके बारे में बोला गया है दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय रिटेन अंडर आईआईटी द सेम टर्म्स अनलेस चेंज बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैट्यूज। मान लीजिए कि जब ये प्रोफेसर 1960 में इंजीनियरिंग कॉलेज में, इसका जो टेनोर था वो 25 साल है, मतलब 25 साल तक पढ़ा सकता है, और वो आईआईटी बनने के बाद भी 25 साल ही पढ़ा पाएंगे, ठीक है। 1960 में था, अब ये 1985 में रिटायर हो जाएगा। 1961 में ये आईआईटी बन गई, और अभी कितने साल को रहेगा, ये 24 साल हो रहेगा, क्योंकि एक साल तो पढ़ा चुका है। ये 24 साल ही रहेगी, इसकी ड्यूटी विल बी सेम अनलेस, अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड है अनलेस, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। अगर आईआईटी बनने के बाद में इस आईआईटी ने रूल्स रेगुलेशन नहीं चेंज किया ना कि भाई अब हम 25 साल नहीं 30 साल रखेंगे, अपने 30 साल हो जाएगा, अदरवाइज दैट विल बी कंटिन्यू। तो इस पॉइंट को समझना है कि 1961 में जितनी उसकी ड्यूटीज थी उतनी ही आईआईटी के बनने के बाद में हो जाएगी। अगर मॉडिफाइड कर दिया गया है कि आईआईटी बोली नहीं अब हम 30 साल तक रखेंगे, तो 30 साल तक रख सकते हैं, अदरवाइज अगर कुछ भी नहीं लिखा होगा तो विल बी सेम एज प्रीवियस वन, रिटेन अनलेस चेंज बाय स्टेच्यूज। स्टेच्यूज क्या मतलब, क्या होता है स्टेच्यूज का मतलब, ये होता है लॉज, ठीक है, लॉज बुक। इस इंस्टीट्यूट के बारे में एक रूल बुक होगी कि कैसे चलेगा, प्रोफेसर कौन होंगे, एसोसिएटेड प्रोफेसर कौन होगा, एचओडी का क्या काम होगा, स्टेच्यूज में लिखा होता है। इफ चेंज आर मेड एंड नॉट एक्सेप्टेबल, और चेंज किए गए और एक्सेप्टेबल नहीं है, परमानेंट एम्प्लॉय कैन लीव विद 3 months पे एंड अदर विद मंथ्स पे। अब देखिए ये यहाँ से क्वेश्चन आता है, और 100% लिख लो, किसी ना किसी पोस्ट के लिए क्वेश्चन आए। देखिए मान लीजिए प्रोफेसर ऑलरेडी था, प्रोफेसर परमानेंट होते हैं, कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होते हैं, ये हर इंस्टीट्यूट में होता है। मान लीजिए कि ये प्रोफेसर है, अब जैसे ये आईआईटी बन गई, पहले ये प्रोफेसर थे, ये मान लीजिए सिर्फ एमटेक करके आए हैं और प्रोफेसर बन गए, लेकिन नाउ आईआईटी बनने के बाद स्टैंडर्ड चेंज हो गया, अब एमटेक प्लस गेट चाहिए या पीएचडी चाहिए, ठीक है, तो ही प्रोफेसर बन सकते हैं आईआईटी में। तो ये एमटेक वाले हैं, ये तो नहीं बन पाएंगे ना, तो अब ये क्या करेंगे, इन प्रोफेसर को 3 मंथ की सैलरी दे देंगे, ठीक है, और ये 3 मंथ के बाद में प्रोफेसर इस आईआईटी को लीव कर सकता है। वही कंट्रेक्चुअल बेसिस पे जो है, क्योंकि परमानेंट बेसिस पे था, कंट्रेक्चुअल बेसिस पे जो भी प्रोफेसर थे उनको कितने मंथ की सैलरी मिल जाएगी, वो 1 मंथ की सैलरी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे दोबारा से इसको अच्छे से पढ़ो। इफ चेंज आर मेड एंड नॉट एक्सेप्टेबल, परमानेंट एम्प्लॉयज कैन लीव विद 3 months पे and other with 1 month's salary pay. Other is related to the contractual basis. We will discuss about power of the institutes. इस institute की power क्या क्या है? You need to just remember this because सीधा क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का। जो हर आईआईटी है has the power to provide education. Of course education करते हैं, रिसर्च भी होती है, इंजीनियरिंग में हो, टेक्नोलॉजी में हो, साइंस में हो या आर्ट्स में हो, ठीक है। होल्ड एग्जाम एंड अवार्ड डिग्री, डिग्री देते हैं, डिप्लोमास देते हैं, और अकेडमिक ऑनर्स लाइक पीएचडी। अवार्ड ऑनरी डिग्रीज बिल्कुल देते ही हैं, पीएचडी करते ही देते ही। सेट एंड कलेक्ट फीस, फीस भी लेते हैं, चाहे आईआईटी हो चाहे कहीं पे भी। मैनेज स्टूडेंट्स हाउसिंग, हॉल्स एंड हॉस्टल्स, बिल्कुल। ओवरसी द स्टूडेंट डिसिप्लिन एंड प्रमोट देयर हेल्थ एंड वेलफेयर। अगर आप आईआईटी में जाओगे ना तो आपका इंश्योरेंस होता है, ठीक है, उसको भी देखते हैं। इवन दो एनसीसी यूनिट भी होती है आईआईटी में, ठीक है। क्रिएट एंड फिल एकेडमिक एंड अदर पोस्ट, बिल्कुल। क्रिएट एंड अमेंड स्टेट्यूट्स एंड ऑर्डिनेंस। देखो सबसे पहले आप ये समझो ऑर्डिनेंस एंड स्टेट्यूट में फर्क क्या है। देखिए ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, पढ़ो थोड़ा। देखो
हमारे इंडिया में क्या होता है, जो लोकसभा एंड राज्यसभा जब सेशन में होते हैं ना, ये एक बिल है, ठीक है, ये पास हुआ लोकसभा राज्यसभा से, उसके बाद में प्रेसिडेंट के पास गया। ये एक प्रोसेस होता है, ये डिफाइंड प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे पीएम भी बैठा होगा और अपोजिशन पार्टी भी बैठी होगी। तो कोई भी अगर आपको एक्ट लाना है या नियम लाने, कानून लाना है, जैसे अभी आया यूपीएस का, यूनिफाइड पेंशन स्कीम का, तो कहीं ना कहीं ये बिल सबसे पहले लोकसभा या राज्यसभा में गया हो, वहां से अप्रूव होकर राष्ट्रपति के पास जाएगा, उसके बाद ये अप्रूव हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि सेशन में ही नहीं है पार्लियामेंट, और एकदम से कोविड आ गया और आपको रूल्स रेगुलेशन बनाना है, तो आप ऐसे तो है नहीं कि लोकसभा राज्यसभा के सारे मेंबर्स को बुलाओगे आप और 5-6 दिन लग जाएंगे, यानी या फिर वॉर वॉर आ गया, कोई डिजास्टर आ गया, तो आपको रूल्स रेगुलेशन बनाने होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना, सीधा जो प्रेसिडेंट होता है ना, प्रेसिडेंट क्या करेगा, प्रेसिडेंट सीधा रूल्स रेगुलेशन बना देगा और उसको एक्ट बना के पब्लिश कर देगा। इसमें ना लोकसभा का क्या चाहिए अप्रूवल, ना ही राज्यसभा का। और जितना इस एक्ट में पावर होता है ना, उतना ही उस एक्ट में पावर होता है। तो जो प्रेसिडेंट डायरेक्ट बिना किसी लोकसभा राज्यसभा के डिस्कस किए बनाता है, उसको ऑर्डिनेंस बोला जाता है, ऑर्डिनेंस बोला जाता है, ठीक है। और इसको सीधा कहेंगे हम बिल इंट्रोड्यूस हुआ था और एक्ट बना है, जिसको हम, जैसे इसी तरह से आईआईटीज में क्या होता है, आईआईटी में मैंने पहले बोला था कि बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है और सीनेट होता है, दो बॉडी होती है, ठीक है। ये दो बोर्डो, जब दो बॉडी बनाती है ना आपस में कोई भी लॉज, तो हम इसको स्टेच्यूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेच्यूट्स। और डायरेक्ट अगर कोई चेयरमैन या डायरेक्टर ये डायरेक्ट ऑर्डिनेंस में ला सकते हैं। तो इस तरह से ये ऑर्डिनेंस वी विल डिस्कस फर्दर कि ऑर्डिनेंस कौन लाएगा, स्टेच्यूट्स कैसे बनेंगे, ये वी विल डिस्कस। सिर्फ आपको ओवरव्यू लेना है कि स्टेच्यूट्स एंड ऑर्डिनेंस में क्या डिफरेंस है। दोनों लॉज ही बना रहे हैं, बट उनका जो प्रोसेस है दैट इज डिफरेंट थिंग। मैनेज एंड यूटिलाइज प्रॉपर्टी फॉर द इंस्टीट्यूट्स ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल, कि जो भी प्रॉपर्टी है इंस्टीट्यूट के प्रोजेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स में यूज करना है। रिसीव डोनेशंस, ग्रांट्स एंड अदर टर्म ऑफ सपोर्ट्स, क्योंकि देखो आईआईटी को ग्रांट्स भी मिलते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, और डोनेशन भी मिलते हैं। मान लीजिए कि टाटा है या अंबानी है, या आईआईटी को फंड दे दिया या डोनेट कर दिया, या फिर इसके एलुमनाइज है जो यहाँ से पढ़ के चले गए, मतलब मान लीजिए जैसे सुंदर पिचाई है गूगल के सीईओ, वो भी आईआईटी खड़गपुर को क्या दे सकते हैं, फंड कर सकते हैं। ऑपरेट विद अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वर्ल्ड वाइड। हमने सुना होगा कि आईआईटी रिसर्च कर रही है इसरो के साथ में, आईआईटी रिसर्च कर रही है एमआईटी के साथ, एमआईटी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ, तो ये कोऑपरेट कर सकते हैं। स्टेबलाइज एंड अवार्ड स्कॉलरशिप, प्राइज एंड फेलोशिप, सबको पता है। डू एनीथिंग नेसेसरी टू अचीव इंस्टीट्यूट्स गोल, कुछ भी कर सकती है। मान लीजिए कि इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाना है, तो अब से हर बच्चे को रिसर्च करना होगा, पीएचडी करनी होगी, तो लॉज रेगुलेशन बना सकती है आईआईटी की कोई भी पावर, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं। तो ये क्वेश्चन है, यू कैन डू इट योरसेल्फ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पावर ग्रांटेड टू आईआईटीज अंडर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट, सब कुछ पावर मिलती है एक्सेप्ट व्हाट। ये ऐसे नहीं कि आईआईटी में है और जाके एम्स को चला रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। तो पहले यह है, टू मैनेज पब्लिक हॉस्पिटल्स, कर सकती है क्या? नहीं कर सकती ना, हॉस्पिटल थोड़ी चला सकती है, हॉस्पिटल तो एम्स का काम। टू ऑपरेट कॉमर्शियल बिजनेस, बिजनेस कर सकती है क्या? नहीं। टू होल्ड एग्जामिनेशन एंड ग्रांट डिग्री, या ये करवा सकती है। और ये ऐसे वही है, टू स्टेबलाइज एंड मैनेज प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी चला सकती है कि नहीं, मतलब तो अभी भी बताऊं उसमें। हु आर इंक्लूडेड इन द कॉर्पोरेट बॉडी ऑफ ईच आईआईटी अकॉर्डिंग, कि आईआईटी में के जो कॉर्पोरेट बॉडी होगी, क्योंकि वो बिजनेस अफेयर्स करेगी ना, तो उसमें कौन कौन होता है ये ध्यान रखना। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो दैट इज चेयरमैन, डायरेक्टर एंड बोर्ड मेंबर। मैंने बोला कि चेयरमैन जहाँ आएगा डायरेक्टर साथ में आ जाए, क्योंकि चेयरमैन इज डायरेक्टर इज एक्स ऑफिशियो मेंबर, मतलब कभी कभी चेयरमैन ही डायरेक्टर होता है। तो आपके पास पैसा खूब है तो चेयरमैन अलग बना दो, डायरेक्टर बना दो, और कुछ बोर्ड मेंबर ये लोग डिसाइड करेंगे कौन कौन आएगा, नॉमिनेटेड हो सकते, कैन बी इलेक्टेड, ठीक। तो सबसे टॉप पे तो यही होगी ना, व्हाट हैपेंस टू द प्रॉपर्टी ऑफ सोसाइटी आफ्टर द इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ 1961। मैंने बोला था कि जो भी सोसाइटी पहले थी
1961 से पहले, वो आईआईटी के पास ट्रांसफर हो जाएगी। तो इट रिमेन्स विद सोसाइटी, गलत। इट इज सोल्ड टू प्राइवेट कंपनी, गलत। इट इज ट्रांसफर्ड टू द करस्पेंडिंग आईआईटीज, बिल्कुल, दैट विल बी द आंसर। जो भी आईआईटी बनी है उसको ट्रांसफर हो जाएगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर व्हाट कंडीशंस कैन एन एम्प्लॉयमेंट लीव द आईआईटी आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ एक्ट? कि कौन सी कंडीशन में? तो मैंने बोला था, अगर परमानेंट है, अगर परमानेंट एम्प्लॉई है तो वो 3 महीने की सैलरी के साथ निकल जाएगा। कंट्रेक्चुअल है, अदर मेंबर है, तो वो 1 महीने की सैलरी के साथ निकल जाएगा। तो सीधा आंसर है, आपको सबको दिखाया जाएगा। इफ द न्यू टर्म्स आर अनएक्सेप्टेबल, कि भाई हम तो ज्यादा दिन नहीं रखेंगे, देन विद 3 months पे फॉर परमानेंट एम्प्लॉय। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पावर? पावर नहीं, क्या 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 ये ऑनरी डिग्री दे सकते? बिल्कुल, मैं बोला था कि पीएचडी कर सकते हैं। टू मैनेज स्टूडेंट्स हॉस्टल, बिल्कुल कर सकते हैं। टू स्टेबलाइज रिसर्च सेंटर कर सकते हैं। टू अपॉइंट डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, होता क्या है, मान लीजिए ये आईआईटी कानपुर है, ठीक है, कि आईआईटी कानपुर में जो डायरेक्टर होगा ना, ये ऐसे नहीं कि आईआईटी कानपुर के अंदर प्रोफेसर है, ये लोग ही आपस में मिलके कर लेंगे, नहीं। इस डायरेक्टर को अपॉइंट करेगा बोर्ड मेंबर, चाहे वो काउंसिल हो। ये सिर्फ नाम दे सकते, मान ले बोर्ड ऑफ गवर्नर का है, इन्होंने बोला कि हमें डायरेक्टर की जरूरत है, तो ये ना नाम दे सकते किसको? विजिटर को। विजिटर मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये सेम प्रोसेस है, जैसे अगर आप सुप्रीम कोर्ट में देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? अपॉइंट तो कौन करता है? प्रेसिडेंट ही करेगा ना। नाम दे सकते हैं, एक बॉडी बनती है, एक जज जज की बॉडी बनती है आपस में, ठीक है, वो काफी जज बैठेंगे और वो अपना नाम देंगे कि ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना चाहिए, लेकिन प्रेसिडेंट के अप्रूवल से बन सकता। तो डायरेक्टर को अपॉइंट करना कभी भी आईआईटी का काम नहीं है। दैट आंसर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, यहाँ पे मैं नीचे रेड कलर में आंसर प्रोवाइड करवा दिया। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ठीक, देखो, इमूवेबल प्रॉपर्टी रेस्ट्रिक्शन, ऑल आईआईटी कैन नॉट डिस्पोज ऑफ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ द विजिटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। मान लीजिए कि आईआईटी कानपुर में, कानपुर की इतना बड़ा पहले कैंपस था, लेकिन अब ये जो इतना बड़ा कैंपस था ये कोई काम नहीं आया, क्योंकि पहले इसमें कोई नया ओल्ड डिपार्टमेंट चल रहा होगा, मान लीजिए हार्डवेयर, हार्डवेयर इंजीनियर का। अब क्योंकि एआई का सिस्टम आ गया, तो ऐसे इंजीनियर की पैदा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर कोई बन सकता है, और ये आईआईटी हार्डवेयर के इंजीनियर नहीं बनाना चाहिए। अब ये डिपार्टमेंट तो खाली पड़ा रहेगा। ऐसे नहीं कि आईआईटी कानपुर इस डिपार्टमेंट को बेच देगा, यानी कि इस जमीन को नहीं बेच सकता। अगर बेचना चाहता है तो विजिटर का अप्रूवल जरूरी है, यानी कि अगर प्रेसिडेंट बोलेगा हाँ भाई बेच सकते हो, तो ही दे कैन सेल इट। ठीक, इंक्लूसिविटी, इंक्लूसिविटी ऑफ इंस्टीट्यूट, एवरी आईआईटी इज ओपन टू ऑल इंडिविजुअल। इसमें कौन कौन आ सकता है? रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, रेस, क्रीड, कास्ट और क्लास, कोई भी आईआईटी में आ सकता है। ऐसे नहीं कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको आईआईटी नहीं मिलेगी, मिल सकती। ठीक है, अब देखो, ये बोल रहा है कि आईआईटी में कैसे जा सकते हैं। नो रिलीजियस टेस्ट और कंडीशन कैन बी इम्पोज्ड इन एनी एस्पेक्ट ऑफ एडमिशन, अपॉइंटमेंट और एम्प्लॉयमेंट। आप तो कहोगे सर यहाँ रिजर्वेशन तो है ना, रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग तो आ रहे हैं ना, लेकिन देखो, रिजर्वेशन एंड रिलीजन इज डिफरेंट थिंग। रिजर्वेशन एक, आप कह सकते हो कि एक लेजिटिमेट वे है, ठीक है, लेजिटिमेट वे है डिसाइड करने का कि कौन आएगा क्या है, कि भाई एससी एसटी वाले हैं, ठीक है, वो काफी कास्ट में नीचे रहे। अब ऊपर देखो, कास्ट के आधार पे नहीं लेंगे, लेकिन उसी, मान लीजिए कि एससी एसटी में कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे जो रिजर्वेशन नहीं ले रहे, तो उनका कास्ट नहीं देखा जाएगा ना, लेकिन जो रिजर्वेशन ले रहे हैं उनका देखा जाएगा। अब जैसे ईडब्ल्यूएस तो कास्ट पे बेसिस नहीं है, ये तो सिर्फ इकोनॉमिक बेसिस पे है। तो रिजर्वेशन ले सकते हैं, लेकिन रिलीजियस टेस्ट नहीं लग सकता कि भाई आप, अगर आप मुस्लिम हो तो ही आप आईआईटी में जा सकते हो। यू कैन बी हिंदू, यू कैन बी क्रिश्चियन, यू कैन बी जैन, बुद्धिज्म, किसी भी रिलीजन से आप हो सकते हैं। नाउ आईआईटी कैन नॉट एक्सेप्ट डोनेशन और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी दैट कम विद कंडीशन अपोजिंग द इंक्लूसिविटी। अब मान लीजिए
कि जैसे फॉरेन से कुछ फंडिंग होती है, इंडिया के कुछ इंस्टीट्यूट, रिलीजियस इंस्टीट्यूट, जैसे मुस्लिम वक्फ बोर्ड है, उसको कुछ डोनेशन आते हैं, या फिर हिंदू आरएसएस संगठन है या फिर कोई भी संगठन है, उनको डोनेशन जाता है, फॉरेन से भी जा सकता है, इंडिया से भी जा सकता है। तो ये आरएसएस और ये मुस्लिम बोर्ड वाले इसको फंड नहीं कर सकते आईआईटी को, कि आप हमारे बच्चों को ज्यादा लो, हम आपको फंडिंग देंगे, ऐसे नहीं ले सकते, क्योंकि ये किसको अपोज कर रहा है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडीशन अपोजिंग दिस इंक्लूसिविटी। इंक्लूसिविटी क्या है कि जेंडर, रेस, क्रीड, कास्ट और क्लास, इसके बेसिस पे ये सारे रिगार्डलेस, मतलब ये चीज कंसिडर नहीं होगी, ये इंक्लूसिविटी आईआईटी की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन फ्रेम हुआ था लास्ट ईयर, ठीक है। टीचिंग एट इंस्टीट्यूट, all teaching at IIT must be conducted under the name of the institute according to the statutes and ordinance। देखो, हर आईआईटी में अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हो तो हर आईआईटी का एक अलग अलग, हो सकता है कि 4-5 आईआईटी मिलके सेम क्राइटेरिया बना के रखे कि यहाँ पे रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद में इंटरव्यू कंडक्ट होगा और उसी के बाद में आप प्रोफेसर बन सकते हैं। लेकिन कुछ आईआईटी, मान लीजिए कि आईआईटी मद्रास है, वो अपना अलग ही मेथड रखती है कि हम सिर्फ रिसर्च देखेंगे और एक्सपीरियंस देखेंगे, उसके बेसिस पे लेंगे। तो ये उनकी अलग अलग आईआईटी के अलग अलग इंस्टीट्यूट्स एंड ऑर्डिनेंस भी लिखा होता है, ठीक। नाउ अब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और इसको आप इंपोर्टेंट कर लो, क्योंकि इस बार भी क्वेश्चन आएगा यार। Visitor of the institutes. Who is the visitor of the institute? As we have discussed already, president. The president of India is the visitor of IITs. अब विजिटर का काम क्या होगा? विजिटर कैन अपॉइंट पीपल, एक आदमी को अपॉइंट कर सकता है टू रिव्यू एंड इंक्वायरी इनटू द अफेयर्स ऑफ आईआईटीज। मान लीजिए मैंने और बताया कि एक सीनेट होता है आईआईटी में और एक बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है। ये लोग क्या आईआईटी में डिस्कशन ले रहे हैं, क्या क्या आईआईटी में रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, तो इसके लिए क्या होगा, प्रेसिडेंट अपने एक आदमी को भेजेगा कि भाई तू जा, ठीक है, अपॉइंट कर देगा कि जितनी भी इंडिया के आईआईटीज है, इनके इनमें क्या क्या काम चल रहा है, क्या अफेयर्स हैं, क्या, और इनकी रिपोर्ट बना और मुझे ला के दे, ठीक है। एंड विजिटर देखेगा कि आईआईटी में काम अच्छा नहीं चल रहा है, तो वो एक्शन भी ले सकता है ऑन दीज, बेस्ड ऑन दीज रिपोर्ट्स, क्योंकि रिपोर्ट्स मिलेगी तभी तो पता चलेगा ना कि आईआईटी में अच्छा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये विजिटर के काम, मतलब अल्टीमेट पावर आईआईटी किसके हाथ में आती है? विजिटर के हाथ में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अथॉरिटी ऑफ इंस्टीट्यूट, इस इंस्टीट्यूट के अथॉरिटीज कौन है? द मेन अथॉरिटी ऑफ आईआईटी आर द बोर्ड ऑफ गवर्नर, मैंने बोला था, सीनेट हाउस एंड अदर अथॉरिटी आर डिक्लेयर्ड बाय द स्टैट्यूट्स। जरूर नहीं कि सीनेट्स एंड बोर्ड ऑफ गवर्नर ही इस आईआईटी में हो सकते हैं कुछ डिसीजन मेकिंग पैनल बना दिया गया हो सकता है कि कुछ इंश्योरेंस के लिए अलग पैनल बनाया गया हो सकता है कि बच्चों के लिए रैगिंग कमेटी बना ली गई हो, क्योंकि बच्चों के साथ रैगिंग होती है ना, तो उसके लिए अलग कमेटी बनाई गई हो, कुछ ट्राइब्यूनल बनाए गए। तो ये हर कॉलेज अपने इंस्टीट्यूट्स में और ऑर्डिनेंस में लिखेगी ही लिखेगी। नाउ बोर्ड ऑफ गवर्नर की बात, बोर्ड ऑफ गवर्नर में कौन कौन होगा? द चेयरमैन, मैंने पहले बोला था, चेयरमैन विल बी द सुप्रीम पावर इन आईआईटी। पूरे इंडिया के आईआईटी में तो सबसे ऊपर विजिटर रहेगा, लेकिन एक इंडिविजुअल, मान लीजिए आईआईटी कानपुर की बात कर रहे हैं, तो उसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर है, उसका जो चेयरमैन होगा, जो कि कौन नॉमिनेट करता है? उसको विजिटर नॉमिनेट करता है। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे बोला जाएगा कि चेयरमैन इलेक्शन के थ्रू होता नहीं, उसको सीधा नॉमिनेट करते हैं। और डायरेक्टर, डायरेक्टर कैन बी एक्स ऑफिशियो, जो चेयरमैन होता है ना, वही डायरेक्टर होता है इसका बोर्ड ऑफ गवर्नर का, इसका बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का। नाउ अब देखिए यहां से क्वेश्चन बनते कहां से, एक आदमी नॉमिनेटेड होगा बाय गवर्नमेंट ऑफ ईच स्टेट इन आईआईटी जोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। मान लीजिए कि आईआईटी कानपुर है, जो कि यूपी में ऑपरेट हो रही है। अब क्योंकि ये आईआईटी सीधी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, तो यूपी में ये ऑपरेट हो रही है, तो जरूरी नहीं कि आईआईटी तो कुछ भी कर सकती है ना, और वो नुकसान हो सकता है किसको? स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट भी चाहती है कि हमारा भी कोई एक आदमी हो जिसका रिप्रेजेंटेशन हो, किसमें? बोर्ड ऑफ गवर्नर में। क्योंकि मान लीजिए सीएम योगी आदित्यनाथ को भी तो पता होना चाहिए ना कि ये आईआईटी में चल क्या रहा है, ठीक है। तो योगी आदित्यनाथ के पास भी इंफॉर्मेशन रहे, तो योगी आदित्यनाथ अपने आदमी को नॉमिनेट करता है 1%, ठीक, जिस जोन में हो। हु इज रेपुटेड टेक्नोलॉजिस्ट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, बिल्कुल उसमें नॉलेज होना चाहिए, ऐसे नहीं कि हर कोई चला जाए, ठीक। मान लीजिए कि अगर आप गुजरात में आईआईटी है, तो वहां से अंबानी चला गया, ठीक है।
IIT जोधपुर है तो यहाँ से बिरला चला गया, लाइक वाइज। सन विद स्पेशल नॉलेज इन एजुकेशन। अब देखो, जरूर नहीं कि प्रोफेसर को एजुकेशन का नॉलेज हो। एजुकेशन मतलब मान लीजिए कि रूल्स और रेगुलेशन क्या बन रहा हो, क्योंकि प्रोफेसर को तो सिर्फ एकेडमिक नॉलेज है, ठीक है। एजुकेशन में मान लो एनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई, इसमें क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन आए, वो तो एक एजुकेशन, जो एजुकेशन में रिलेटेड हो उसका नॉलेज होगा ना। एक एजुकेशन में होगा, इंजीनियरिंग नॉलेज होना चाहिए, साइंस, जो कि नॉमिनेटेड बाय द काउंसिल, एक काउंसिल बनती है। देखो मैं बताऊं, जब भी वोटिंग होती है ना किसी भी चीज के लिए, तो वोटिंग के लिए काफी मेंबर्स इकट्ठे होते हैं, और जो जहाँ पे मेन मेन मेंबर इकट्ठे हो जाते हैं उसको काउंसिल बोला जाता है। तो काउंसिल लोग में 4 लोग नॉमिनेट होंगे, और अलावा 2 प्रोफेसर होंगे। जरूर नहीं कि प्रोफेसर हो, इंजीनियरिंग साइंस इनका नॉलेज रखने वाले जरूर नहीं कि प्रोफेसर हुए, दे कैन बी प्रोफेसर, बट 4 वो स्पेशल नॉलेज रखेंगे। लेकिन बाकी के 2 प्रोफेसर होंगे फ्रॉम द IIT, नॉमिनेटेड बाय द सीनेट्स, और 2 प्रोफेसर होंगे। तो देखिए इसमें कौन कौन कंडक्ट होगा। बोर्ड ऑफ गवर्नर की बात करते हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर में एक होगा चेयरमैन, एक होगा डायरेक्टर जो कि एक्स ऑफिशियो होगा। चेयरमैन को कौन नॉमिनेट करेगा, यू विल से सर चेयरमैन को विजिटर नॉमिनेट करेगा, मतलब प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा। उसके अलावा 4 मेंबर होंगे जिनको स्पेशल नॉलेज है, जो कि काउंसिल के थ्रू आएंगे। उसके अलावा 2 क्या होंगे, IIT के प्रोफेसर होंगे, जिसको कौन नॉमिनेट करेगा, इनको सीनेट करेगा। ये याद, प्रोफेसर को सीनेट करेगा, 4 मेंबर को काउंसिल करेगा, एंड chairman will be the appointed by visitors or nominated by visitors and director, and the one person that is very important, one person one will be from state government of that particular zone। ठीक है, तो टोटल मेंबर कितने हो गए, 4 + 2 6 7 8 और 9, देर में भी 9 और 8, 9 और 8 को अगर चेयरमैन एंड डायरेक्टर इज डिफरेंट वन, दैट विल बी 9, अदरवाइज इट विल बी 8। ठीक है, तो इतने मेंबर है, यू नीड टू रिमेंबर दिस बोर्ड ऑफ गवर्नर। नाउ टर्म्स ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर, इनकी क्या क्या टर्म्स होंगी, तो दैट यू नीड टू बी वेरी फोकस्ड फॉर दैट। द चेयरमैन एंड अदर मेंबर बोर्ड मेंबर सर्व फॉर 3 years। चेयरमैन एंड अदर मेंबर इनके 3 साल हो, कैसे, एक्स ऑफिशियो मेंबर सर्व एज लॉन्ग एज दे होल्ड देयर ऑफिस। डायरेक्टर, क्योंकि अब मान लीजिए कोई भी IIT का डायरेक्टर है, उसको 5 साल के लिए गवर्नमेंट ने बना के भेजा है कि तुम 5 साल के लिए डायरेक्टर हो, तो वो 5 साल तक इसका कमेटी का मेंबर होगा ही होगा 100%। अगर ये 10 साल तक है तो 10 साल तक रहेगा। प्रोफेसर नॉमिनेटेड बाय द सीनेट सर्व फॉर 2 years। मैंने बोला था जो ये 2 IIT प्रोफेसर है, दे विल सर्व फॉर 2 years, यू नीड टू रिलेट। अब मैं कहूँ डायरेक्टर का कितने साल होगा, तो डायरेक्टर का तब तक मान लीजिए 10 साल तक रहेगा तो 10 साल, 20 साल रहेगा तो 20 साल, 5 साल रहेगा तो 5 साल, 1 साल रहेगा तो 1 साल। मेंबर फिलिंग कैजुअल वैकेंसी सर्व फॉर रिमाइंडर ऑफ द टर्म। और भी कुछ मेंबर्स आ सकते हैं कैजुअल वैकेंसी के लिए, जो तब तक रह सकते हैं जब तक उनकी टर्म्स डिसाइड कर लिया जाए। आउट गोइंग मेंबर्स रिमेन ऑफिस अंटिल देयर सक्सेसर आर नॉमिनेटेड। देखिए मान लीजिए कि ये 2 IIT के प्रोफेसर हैं, इनके 2 साल टर्म हो गए, तो ये 2 साल के बाद में भी रह सकते हैं, तब जब तक नए IIT के प्रोफेसर ना आ जाए। मान लीजिए कि कुछ मीटिंग चल रही है और इनका 2 साल कंप्लीट हो गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ये रहेंगे नहीं, ये रहेंगे जब तक कि 2 नए मेंबर ना आ जाए। बोर्ड मेंबर्स में रिसीव अलाउंस बट नो सैलरीज। इनको सैलरीज नहीं मिलेगी बोर्ड ऑफ गवर्नर के थ्रू, एक्सेप्ट फॉर डायरेक्टर एंड प्रोफेसर। क्योंकि देखो मैं बताऊं, ये जो प्रोफेसर है ये IIT में पढ़ाते हैं तो इनको तो सैलरी मिलेगी मिलेगी, ठीक है। एंड जो डायरेक्टर है वो चेयरमैन है, ये यहाँ पे अपना काम हमेशा करते हैं, मतलब ये प्रोफेसर और ये डायरेक्टर, और मान लीजिए दोबारा समझाता हूँ आपको, प्रोफेसर एंड डायरेक्टर और जो IIT के प्रोफेसर है ये ऑलरेडी इसी IIT में है, ये इसी IIT में जॉब करते हैं। लेकिन मैंने बोला था कि 4 मेंबर कैन बी आउटसाइडर, ये बाहर से भी आ सकते हैं, और जो ये 1 मेंबर है जो कि किसका पार्ट है, ये स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट है, ये परमानेंट एम्प्लॉय थोड़ी है इस IIT के अंदर, नहीं। और ना ये 4 मेंबर है तो इनको कोई जॉब नहीं मिलती, इनको कोई सैलरी नहीं मिलती, लेकिन इनको अलाउंस मिलता है। मान लीजिए अटेंड किए
एक साल में 5 मीटिंग, तो इसको 5 मीटिंग के हिसाब से मान लीजिए 5 लाख रुपए मिलेंगे बस। लेकिन इनकी सैलरी थोड़ी है, अगर ये अटेंड करेंगे तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो अगर आपको सैलरी किसको मिलेगी? चेयरमैन, डायरेक्टर और 2 प्रोफेशनल, बाकी को अलाउंस। अब इनका वर्क क्या होगा, फंक्शंस क्या होंगे, सो वी विल डिस्कस कि जो बोर्ड है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द जनरल सुपरविजन, डायरेक्शंस एंड कंट्रोल ऑफ आईआईटीज अफेयर्स। यही सुपरवाइज करेंगे कि किस तरीके से क्या होगा, यही डायरेक्ट करेंगे, और यही जितने भी अफेयर्स हो रहे हैं आईआईटी के अंदर दे विल मैनेज। इट हैज द ऑथोरिटी टू रिव्यू द एक्शन ऑफ सीनेट्स। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, रिमेंबर वन थिंग, आपको बोर्ड ऑफ गवर्नर, बिकॉज इट इज वेरी हार्ड टू रिमेंबर, बोर्ड ऑफ गवर्नर, सीनेट अलग अलग डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उस रेगुलेशन बनाती है। आपको सिर्फ सीनेट के रूल्स और इसके फंक्शंस याद रखने, किसके? सीनेट्स के, जिसके एक दो फंक्शन, बाकी जितने भी फंक्शन होंगे वो बोर्ड ऑफ गवर्नर के, बोर्ड ऑफ गवर्नर में सब इंक्लूड हो जाएगा एक्सेप्ट सीनेट्स के। तो सीनेट्स कोई भी रूल्स या रेगुलेशन बनाई है, या कोई स्टेच्यूट्स बनाई है, या ऑर्डिनेंस लाई है, तो उसको रिव्यू करने का काम कौन होगा? बोर्ड ऑफ गवर्नर करेगा। ठीक है। द बोर्ड में मेक पॉलिसी डिसीजन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट। ठीक है, कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से होगा और इंस्टीट्यूट किस तरह से चलेगा। ठीक, नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक वी हैव डिस्कस। हु मस्ट अप्रूव द डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ एन आईआईटी। मैंने पहले बोला था, जब तक आप विजिटर, मतलब जब तक प्रेसिडेंट नहीं बोलेगा, आप जब तक वो प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते। व्हाट प्रिंसिपल इंश्योर दैट आईआईटी आर ओपन फॉर ऑल इंडिविजुअल। मैंने कहा था उसमें कोई भी क्लास, रेस, ये सब नहीं होगा, इनकी इंक्लूसिविटी होनी चाहिए, मतलब ये सब आएंगे रिगार्डलेस ऑफ। हु इज द विजिटर ऑफ ऑल आईआईटी। मैंने बोला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन आया हुआ है हर आईआईटी की नॉन फैकल्टी एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आता है। विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरल सुपरविजन ऑफ एन आईआईटी। बोर्ड ऑफ गवर्नर, मैंने पहले बोला था। what is the term of office for professor nominated by senate of the board of governor। मैंने बोला था कि 2 आईआईटी प्रोफेसर होंगे that are will be nominated by whom, by the senate। senate भेजेंगे 2 प्रोफेसर और इनका 2 साल का ही टर्म होगा। ठीक है, सो आंसर विल बी 2 years। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट कैन बी आस्क्ड डायरेक्टली। ऐसे पूछा जा सकता है कि जो मेंबर है इनका कितने साल का है, बाकी के मेंबर का 3 years। ठीक है, नाउ अदर क्वेश्चन, रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरियस अथॉरिटी इन आईआईटी। देखो आईआईटी में अलग अलग अथॉरिटीज है, आई हैव डिस्कस ऑलरेडी। बोर्ड ऑफ गवर्नर है, सीनेट है, डायरेक्टर है, चेयरमैन है, रजिस्ट्रार है। ठीक है, इसके अलावा और अदर मेंबर ले लो तो क्या क्या काम है, उनके क्या क्या ड्यूटीज है, वी विल डिस्कस। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, मैंने पहले बोला था कि पावर और फंक्शन क्या है, कि नया स्टाफ अपॉइंट करना, एकेडमिक कोर्स लॉन्च करना, और इंस्टीट्यूट्स में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स उसको अमेंड करेंगे, मतलब उसमें संशोधन करेंगे। रिव्यू एंड अप्रूव ऑर्डिनेंस, क्योंकि ऑर्डिनेंस सीनेट बना दिया तो उसको अप्रूव कौन करेगा? गवर्नर करेगा। रिव्यू एंड अप्रूव एनुअल रिपोर्ट्स, अकाउंट एंड बजट्स। ठीक है, बजट्स कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट भी दे सकती है और यहाँ पे सीनेट भी दे सकता है। तो ये जो भी रिपोर्ट्स तैयार किया है, मान लीजिए डायरेक्टर ने, या फिर मान लीजिए मैंने ऑलरेडी बोला था कि प्रेसिडेंट अपने एक आदमी को एज ए रिपोर्ट्स कलेक्ट करने के लिए भेजता है, सुपरविजन के लिए। और मान लीजिए अकाउंट्स है कि कितना पैसा खर्च हुआ है, क्या सब, ये सब रिव्यू कौन करता है? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स करता है। क्रिएट कमिटी फॉर स्पेसिफिक टास्क। मान लीजिए कि कोई एनुअल फंक्शन आ रहा है, ठीक है, और एनुअल फंक्शन बनाने के लिए कमेटी बनाई जाएगी कि कल्चरल कमेटी बनाई जाएगी कि डांस वांस के बच्चे लेंगे। ठीक है, तो कमेटी कौन बनाएगा? बोर्ड ऑफ गवर्नर ही बनाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि कोई भी एचओडी आ गया कि हाँ भाई फ्रेशर पार्टी होनी है, आ जाओ, सोनू निगम आ रहा है, आएगा नहीं। बोर्ड ऑफ गवर्नर विल बी दिस अपीलेट, और कह सकते हो कि अल्टीमेट ऑथोरिटी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सीनेट। सीनेट में कौन कौन होता है? देखो मैंने बोला था सीनेट इज पावरफुल
यू कैन से लाइक पावरफुल बॉडी। तो इसमें डायरेक्टर या चेयरमैन एक भी हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते वो होंगे। इसमें डिप्टी डायरेक्टर भी होगा। बोर्ड ऑफ गवर्नर में डिप्टी डायरेक्टर नहीं होता। प्रोफेसर उसमें भी होते हैं, इसमें उसमें सिर्फ 2 ही प्रोफेसर होते हैं। इसमें कितने भी प्रोफेसर हो सकते हैं। एंड अदर नॉमिनेटेड मेंबर, हु विल नॉमिनेट देम, उसको डायरेक्टर भी नॉमिनेट कर सकते हैं। तो ये थोड़ी अल्टीमेट पावर है, क्योंकि ये क्या क्या करती है, ये करती है, देखो इसको याद रखो, कंट्रोल एंड रेगुलेट एकेडमिक स्टैंडर्ड, एजुकेशन एंड एग्जामिनेशन। मान लीजिए किसी आईआईटी में आपने देखा होगा सीजीपीए सिस्टम चलता है और किसी में परसेंटेज सिस्टम चलता है, ये बच्चे के परसेंटेज के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो ये एकेडमिक स्टैंडर्ड कौन डिसाइड करता है, ये सीनेट करता है। एजुकेशन भी कौन डिसाइड करेगा, सीनेट करेगा। एजुकेशन का मतलब ये है कि कौन से डिपार्टमेंट, मान लीजिए नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नई सिस्टम आए, एआई आया है, तो एआई एक डिपार्टमेंट ऐड करना है नया, एआई में हम इंजीनियरिंग करवाना चाहते हैं, तो ये सीनेट ही डिसीजन लेगा। और एग्जाम कब कब कंडक्ट होगी, सेमेस्टर्स, ठीक है, मिड सेमेस्टर, ये कब कंडक्ट होगी, ये सीनेट लेगी। ठीक, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट चेयरमैन। कि चेयरमैन का भी तो इंडिविजुअल लेवल पे काम होता होगा ना, कि भाई वो बोर्ड ऑफ गवर्नर एंड सीनेट में जाके सिर्फ चेयरमैन ही नहीं है, उसके अलग भी काम होते होंगे। वो क्या क्या काम है, प्रिजाइड ओवर बोर्ड ऑफ मीटिंग्स एंड कन्वोकेशंस। ऑलरेडी बता दिया कि बोर्ड ऑफ मीटिंग मतलब बोर्ड ऑफ गवर्नर एंड सीनेट को। इंश्योर द बोर्ड्स डिसीजन आर इम्प्लीमेंट, जो भी बोर्ड ऑफ गवर्नर ने या फिर सीनेट ने डिसीजन लिया, क्या वो इम्प्लीमेंट हुए कि नहीं, वो कौन देखेगा, चेयरमैन देखेगा। एंड परफॉर्म अदर ड्यूटीज एज असाइन्ड बाय एक्ट एंड स्टेट्यूट्स। मान लीजिए कि एक्ट एंड स्टेट्यूट्स में उनकी अलग ड्यूटी है भाई, वो ठीक है, किसी भी बोर्ड ऑफ गवर्नर और सीनेट्स को प्रिसाइड करता है, उसका मतलब अल्टीमेट चेयरमैन है। उसके अलावा भी तो कुछ काम होते हैं ना, कि मान लीजिए पीएम आ गया, तो पीएम से कौन मिलेगा भाई, चेयरमैन मिलेगा। ठीक है, या फिर कोई साइन वाइन करना है, तो वो कौन करेगा, चेयरमैन करेगा। कहीं से फंडिंग आ रही है, उसको साइन चेयरमैन करेगा, लेकिन उसको मैनेज कौन करेगा, उसको रजिस्ट्रार करेगा, वो वी विल सी लेटर। ये चेयरमैन का काम है। डायरेक्टर, चेयरमैन कैन बी डायरेक्टर, लेकिन अलग अलग है, तो क्या काम करेंगे। ये जो डायरेक्टर है उसको कौन करेगा, अपॉइंटेड बाय द काउंसिल विद विजिटर्स अप्रूव। मैंने पहले बोला था विजिटर इसको अप्रूव करता है। सर्व एज द प्रिंसिपल एकेडमिक एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। देखिए ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, मतलब मान लीजिए एज आई डिस्कस ऑलरेडी कि आईआईटी का एग्जीक्यूटिव सामन था, वही क्या था, चेयरमैन था, वही डायरेक्टर था। तो अल्टीमेटली उसके अंडर ही पूरी सिस्टम चलता है। एडमिनिस्टर द इंस्टीट्यूट एंड मेंटेन डिसिप्लिन, कि ये चेक करता है कि इंस्टीट्यूट में सब कुछ सिस्टम सही चल रहा है कि नहीं है। और फिर वो अपनी रिपोर्ट्स बना के किसको देता है, बोर्ड ऑफ गवर्नर को देता है। बोर्ड ऑफ गवर्नर के पास कहेगा कि हम ये रूल्स एंड रेगुलेशन लाएंगे, कि जमाना चेंज हो रहा है। या फिर मान लीजिए कि वर्ल्ड लेवल पे रैंकिंग आती है अलग अलग यूनिवर्सिटी में, तो वो अपनी यूनिवर्सिटी को रैंकिंग में इंप्रूवमेंट करने के लिए क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकता है, तो वो उससे भी बता सकता है। सबमिट एनुअल रिपोर्ट्स एंड अकाउंट टू बोर्ड। बोर्ड ऑफ गवर्नर है, उसको कहेगा कि हमने इस साल जो भी डिसीजन लिए थे, 1 साल बाद में उसका क्या क्या हुआ, और क्या क्या अकाउंट्स रहे हैं, क्या क्या, तो ये सारी इंफॉर्मेशन वो बोर्ड के सामने रखता है। डिप्टी डायरेक्टर, देखो मैंने ऑलरेडी बोला था कि जो सीनेट होता है ना, उसमें चेयरमैन एंड डायरेक्टर होता है, उसके अलावा एक डिप्टी डायरेक्टर होता है, डेप्यूटी डायरेक्टर भी बोल सकते हो उसको, प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंट। ठीक है, इसके क्या काम है, तो ये होता है, इसको कौन करता है, ये अपॉइंटेड अंडर टर्म सेट बाय द स्टैट्यूट्स। देखिए इसको विजिटर की जरूरत नहीं है, ये स्टैट्यूट्स में लिखा होगा, मतलब आईआईटी कानपुर के रूल बुक में लिखा होगा कि डिप्टी डायरेक्टर को कौन करे और कितने साल तक रहेगा। असिस्ट्स द डायरेक्टर एंड परफॉर्म ड्यूटीज असाइन्ड बाय द एक्ट, स्टैट्यूट्स एंड डायरेक्टर। ये डायरेक्टर के अंडर हमेशा काम रहेगा, ठीक है, चेयरमैन। और इसको असिस्टेंट करेगा, मतलब एक तरह से असिस्टेंट है डायरेक्टर का, जो इसलिए इसको डेप्यूटी डायरेक्टर बोलते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रजिस्ट्रार, दैट इज इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन होंगे। रजिस्ट्रार का क्या काम है, जितने भी आईआईटी की रिपोर्ट्स होंगे वो सील, मतलब अगर आप देखोगे ना, आपको जब डिग्री मिलेगी, व्हेन यू विल गेट डिग्री, तो डिग्री पर साइन होंगे, मतलब मान लीजिए डायरेक्टर के साइन है, साथ में एक स्टाम्प लगेगी, ठीक है, सील लगेगी। जब हम कहते हैं स्टाम्प लगेगी, ठप्पा लगेगा, मान लीजिए ठप्पा लगेगा आईआईटी
और नीचे ये किसके ऊपर लगेगा, रजिस्ट्रार के नाम के ऊपर। ठीक है। एंड फंड, फंड को कौन मैनेज करता है, फंड को मैनेज करता है रजिस्ट्रार। एक्ट एज सेक्रेटरी टू द बोर्ड। ठीक है। सेक्रेटरी का मतलब रजिस्ट्रार बहुत एजुकेटेड आदमी, जैसे मान लीजिए कि कैबिनेट मिनिस्टर है, बड़े बड़े मिनिस्टर जैसे मोदी मान लीजिए, राजनाथ सिंह मान लीजिए, जेपी नड्डा मान लीजिए, तो सारे बैठे हुए। तो ये तो इतने एजुकेटेड नहीं है। एजुकेटेड कौन है, सेक्रेटरी है। सेक्रेटरी को बहुत नॉलेज होता है। तो ये सेक्रेटरी है किसका, सीनेट का भी है, बोर्ड ऑफ गवर्नर का है, और जो भी कमेटी बनेगा उसका मेन सेक्रेटरी कौन होगा, रजिस्ट्रार। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे कि हु विल बी सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड, सीनेट एंड कमेटी। सो योर आंसर शुड बी रजिस्ट्रार, रेस्पॉन्सिबल टू द डायरेक्टर फॉर प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी। और क्योंकि रजिस्ट्रार ही किसके अंडर होता है, डायरेक्टर के अंडर होता है, तो ये डायरेक्टर के जितने भी काम है डेप्यूटी डायरेक्टर के साथ मिलकर भी काम कर सकता है और इंडिविजुअल लेवल पे भी काम कर सकता है। नाउ ग्रांट एंड फंड, सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग। द गवर्नमेंट प्रोवाइड एनुअल फंड टू आईआईटीज। हर साल आईआईटीज को एनुअल फंड जाता है, ऐसे नहीं 6 महीने से जाता है, एक साल में ही जाता है। इंस्टीट्यूट को कौन फंड करता है, कंप्रोमाइज गवर्नमेंट ग्रांट, फी, डोनेशन एंड अदर इनकम। तो अगर आपको पूछा जाए कि ग्रांट का मतलब क्या है या फंड का मतलब क्या है, फंड में क्या क्या आ सकता है, फंड में आ सकता है आपका ग्रांट। ग्रांट का मतलब क्या होता है, देखो, एक होता है लोन देना, एक होता है ग्रांट देना। लोन ऐसी चीज है जिसमें इंटरेस्ट लगेगा और आपको वापस लौटाना पड़ेगा, लेकिन ग्रांट अगर किसी ने आपको दे दिया तो आपको लौटाना नहीं पड़ेगा। ये डोनेशन भी नहीं होता। ग्रांट कोई स्पेसिफिक पर्पज के लिए होता है कि आप ये काम करो। डोनेशन आपको दे देंगे और भूल जाएंगे, कुछ भी करो आपकी मर्जी। तो आपको ये डिफरेंस होना पता चलना चाहिए, ग्रांट क्या होता है और डोनेशन क्या होता है। डोनेशन में तो कोई भी दे देगा, मतलब मान लीजिए मैं चला गया, मेरे पास काफी पैसा हुआ, मैं डोनेशन दूंगा, दैट शुड। अगर मैं कुछ ग्रांट देता हूँ कि चलो आपको ये स्पेसिफिक पर्पज के लिए दे रहा हूँ, तो दैट विल बी कॉल्ड डोनेशन। फीस, बच्चों से फीस आती है, अनदर इनकम। मान लीजिए कि आईआईटी रिसर्च करवा रही है इसरो के साथ में, ठीक, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी, मान लीजिए चंद्रयान या फिर मंगलयान मिशन भेज रही है। मंगलयान मिशन के लिए आईआईटी ने बोल दिया कि हम आपको 100 करोड़ रुपए बजट देते हैं, तो 100 करोड़ में आप आईआईटी वाली और इसरो बांट के काम करो, लेकिन हमारा ये मंगलयान मिशन कामयाब करो, तो ये अदर इनकम होगी। ठीक। फंड्स आर यूज्ड फॉर मीटिंग एंड इंस्टीट्यूट एक्सपेंस। बिल्कुल, ये फंड क्या क्या काम आएंगे, इंस्टीट्यूट में हॉस्टल है, इनकम है, सैलरीज है, या मीटिंग हो रही है कोई, उसको कंडक्ट करो ना। अकाउंट एंड ऑडिट्स कौन करेगा, आईआईटी मेंटेन प्रॉपर अकाउंट्स एंड सबमिट देम फॉर एनुअल ऑडिट बाय द कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। देखो समझो, केग क्या है, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। केग हमारे इंडिया का सबसे बड़ा ऑडिटर है। ये मतलब भारत में जो पार्लियामेंट में जितना भी पैसा है ना, कहाँ कहाँ कितना पैसा खर्च हुआ है, एक के पास रिपोर्ट होती है। तो बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट ही किसको दे रही है, आईआईटी को दे रही है, तो इसकी भी ऑडिटिंग कौन देखेगा, ये करेगा, हर साल देखता है, और ये इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने रखता है। ऑडिटेड अकाउंट आर सबमिटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट। मैंने पहले बोला कि ये जितने भी अकाउंटेंट और ये है सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चंस।